देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो एनसीईआरटी में इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो एक बार रिवाइज़ करवा दे रही हूँ, अपनी एनसीईआरटी में मार्क कर लेना, ठीक है। फिज़िकल में पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी जाती है। मैंने पढ़ी है तो जो इम्पोर्टेंट है वो बता रही हूँ, वो तुम अपना हाईलाइट कर लो। उसी में से अगर आएंगे स्टेटमेंट तो आएंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, दैट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन एंड द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नोन एज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पूछना होगा तो ये चीज़ पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन दी हुई है दैट इज़ द रिएक्शन ऑफ डेनियल सेल, ठीक है। जब जिंक और कॉपर जो मेरे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल में जो होती है वो मेरे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दिया हुआ है जिसकी डेफिनेशन दैट इज़ अ डिवाइस फॉर यूजिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कैरी आउट द नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन दिखाता है। ऑन दी अदर हैंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है वो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन दिखाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर यही वो मेरे पास दिया हुआ है सेटअप। ये मेरे पास जिंक है, ये कॉपर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर की तरफ हो जाएगा मेरे पास ट्रांसफ़र, ठीक है। अब वो जो 3 मेरे पास आता है सिचुएशन, दैट इज़ ई नॉट ऑफ सेल के बेसिस पे। तो जब ई नॉट ऑफ सेल 1.1 के बराबर होता है तो नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ना ही कोई केमिकल रिएक्शन होती है। जब मेरे पास ई नॉट ऑफ सेल 1.1 से छोटा होता है उस टाइम पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू द कॉपर इलेक्ट्रोड, हेंस करंट फ्लोज करता है फ्रॉम कॉपर टू जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है। और जब मेरे पास ई एक्सटर्नल ज़्यादा रहता है 1.1 से, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है दैट इज़ कॉपर टू जिंक होता है। और यहाँ पे करंट का फ्लो जो होता है दैट इज़ जिंक टू कॉपर। देखो, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रहेगा जस्ट अपोजिट उसके करंट का फ्लो रहेगा, ठीक है। तो तुम्हें एक ही चीज़ याद रखनी है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन का फ्लो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो कॉपर है दैट इज़ द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, क्योंकि वो कैथोड की तरह काम कर रहा है। और जो जिंक है दैट इज़ द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो कैसे होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स जिंक टू कॉपर हो रहा है। तो यहाँ पे भी जिंक टू कॉपर है, दैट मीन्स जब ई ऑफ सेल 1.1 से छोटा होता है उस टाइम पे जो सर्किट है वो नॉर्मली बिहेव करता है नॉर्मल सेल की तरह। और जब मेरे पास एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 से ज़्यादा रहता है उस टाइम पे मेरे पास रिवर्स सेल हो जाती है, ठीक है। अब ये हो गया मेरे पास ये। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट जो लिखी है दैट इज़ जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बड़ा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बड़ा होगा उसका रिडक्शन होगा। मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जैसे 3 वैल्यू दी हुई है तो उसमें जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसका मेरे पास रिडक्शन होगा और वो बिहेव करेगा एज अ कैथोड, ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही जो होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। देखो, जो मेरे पास है दैट इज़ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो 2 तरह का होता है, एसओपी एंड एसआरपी। तो जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसी को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हमारे पास आईयूपीएसी ने नहीं मांगा है, ठीक है। तो जो आईयूपीएसी मानती है वही चीज़ हम फॉलो करते हैं। और आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो मेरे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है दैट इज़ कंसिडर टू बी द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अब यहाँ पे ख़त्म हो गया मेरे पास क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो कंडीशन थी। अब यहाँ पर आया गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल में जो मेरे पास पूरी सेल रिएक्शन होती है, जेड इज जेड एन से Cu2+ से Zn2+Cu। जो जिंक है उसका मेरे पास क्या और ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जो कॉपर है दैट इज़ उसका रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे रिडक्शन हाफ रिएक्शन दी है हाफ सेल करके, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल दी है। ये जो रिडॉक्स कपल है ये इंपॉर्टेंट टर्म है। रिडॉक्स कपल क्या होता है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन अकर्स ऑन दी कॉपर इलेक्ट्रोड while the oxidation half reactions occurs on the zinc electrode। और ये जो दोनों पोर्शन होते हैं सेल के वो टुगेदर हाफ सेल्स बनाते हैं या रिडॉक्स कपल बनाते हैं। तो रिडॉक्स कपल जो ये है कीवर्ड है, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो याद रखना रिडॉक्स कपल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वही करंट का फ्लो बताया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर लिख लेना, जो करंट का फ्लो होता है वो कैथोड से एनोड की तरफ, एनोड होता है इन द एक्सटर्नल सर्किट और एनोड से कैथोड की तरफ होता है इन द इंटरनल सर्किट। ये मॉड्यूल में लिखा हुआ था डिफाइन करके, इसलिए मैंने लिख दिया है। तो इससे याद रखना कि करंट का फ्लो कैथोड टू एनोड है एक्सटर्नल सर्किट में और एनोड से कैथोड है इंटरनल सर्किट में, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर वही डेफिनेशन दी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पर वही जो
ई नॉट ऑफ सेल निकालने का फॉर्मूला होता है, दैट इज़ कैथोड माइनस एनोड। इसमें हम जो यूज़ करते हैं दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है इंडिविजुअल हाफ सेल का, उसको हम मेजर नहीं कर सकते। हमेशा याद रखना, जो इंडिविजुअल हाफ सेल होता है उसका हम कभी भी पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते। इस वजह से हम पूरे सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वी ओनली द डिफरेंस बिटवीन द टू हाफ सेल पोटेंशियल गिव्स द ईएमएफ ऑफ दी सेल। जो दो सेल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आता है, देखो जो करंट का फ्लो होता है वो भी तभी होता है जब पोटेंशियल में डिफरेंस होता है। सेम यहाँ पे भी है, जब तक पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं आएगा तब तक यहाँ पे भी फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो जो पोटेंशियल इंडिविजुअल हाफ सेल का होता है उसको हम कभी मेजर नहीं करते। जो दो मेरे पास इलेक्ट्रोड लगे हैं जिंक और कॉपर, उसमें जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम मेजर करते हैं और वहाँ से मेरे पास आता है पोटेंशियल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन अ हाफ कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंटेड बाय पीटी solid H2H plus is assigned a zero potential at all temperature corresponding to this equation, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बात कर रहा है कि वो क्या होता है, तो उसका तो डायरेक्टली हमने फॉर्मूला पढ़ा है, वही चीज़ यहाँ पर बताई हुई है पूरी, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेरे पास ये है, यहाँ पर एक असर्शन रीज़न बन सकता है, क्या बन सकता है, क्या बोल रहा है, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन द फर्स्ट केस इंडिकेट्स दैट Cu2+ आयन गेट रिड्यूस्ड मोर ईजली देन H+ आयन। तो जो पॉजिटिव वैल्यू Cu+2+ की ज़्यादा होगी, इस वजह से हमें पता चल गया कि ये जो है उसका रिडक्शन ईज़िली होगा देन द H+ आयन से, ठीक है। द रिवर्स प्रोसेस कैन नॉट अकर, दैट इज़ हाइड्रोजन आयन्स कैन नॉट ऑक्सीडाइज कॉपर। हाइड्रोजन आयन कॉपर को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, और अल्टरनेटिवली वी कैन से दैट हाइड्रोजन गैस कैन रिड्यूस कॉपर आयन, ठीक है। देखो अभी इसके पीछे मेरे पास क्या दिया है, यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, यही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बेसिस पे ये स्टेटमेंट यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। जो मेरे पास क्या बोल रहा है, जो मेरे पास यहाँ पे कॉपर आयन है वो रिड्यूस हो रहा है मोर इजली देन H+ आयन। द रिवर्स प्रोसेस कैन नॉट अगर, दैट इज़ हाइड्रोजन आयन कैन नॉट ऑक्सीडाइज कॉपर। जो हाइड्रोजन आयन है वो कॉपर को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पर प्रेजेंट है कॉपर, और हाइड्रोजन आयन मेरे पास कहाँ पे प्रेजेंट है, देखो हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है यहाँ पे। तो कॉपर जो है वो मेरे पास क्या प्रेजेंट है, ऊपर प्रेजेंट है, और हाइड्रोजन क्या प्रेजेंट है, नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो मेरे पास है, तो वहाँ पे जो स्टेटमेंट दी है दैट इज़ कॉपर कैन ऑक्सीडाइज, देखो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दी है, कॉपर हाइड्रोजन आयन कैन नॉट ऑक्सीडाइज कॉपर। क्यों नहीं ऑक्सीडाइज कर सकते, देखो ये है मेरे पास पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। यहाँ पे कॉपर देखो +1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया हुआ है, +2 में यहाँ दिया है, हाइड्रोजन यहाँ पे दिया। हाइड्रोजन का जो दैट इज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज़ 0। कॉपर का जो दिया हुआ है दैट इज़ 0.52। इसका मेरे पास क्या है, पोटेंशियल ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, इसको कर सकता है, हटा सकता है, लेकिन ये इसको नहीं हटा सकता। वही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है, क्या लिखी है, हाइड्रोजन आयन कैन नॉट ऑक्सीडाइज कॉपर। क्यों, क्योंकि इसका जो मेरे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कम है और इसका जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो वही है, कॉपर आयन डज नॉट डिजॉल्व इन HCl, इसलिए कॉपर आयन डिजॉल्व नहीं होता। तो यहाँ से बहुत अच्छा असर्शन रीज़न बन सकता है कि कॉपर आयन डज नॉट डिसॉल्व इन HCl, असर्शन, एंड रीज़न इज H+ आयन कैन नॉट ऑक्सीडाइज कॉपर, ठीक है। तो ये असर्शन रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अंदर से वो है इसमें दिया हुआ है NCERT में, तो इसको ध्यान रखना है कि यहाँ पर है, ठीक है। समटाइम्स मेटल लाइक प्लेटिनम और गोल्ड आर यूज्ड एज इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। तो कौन से इलेक्ट्रोड्स का हम यूज़ करते हैं एज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, तो प्लेटिनम एंड गोल्ड है मेटल्स का, ठीक है। They do not participate in the reaction but provide their surface for oxidation or reduction reactions and for the conduction of electrons। तो जो प्लैटिनम एंड गोल्ड मेटल्स हैं वो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स की तरह काम करते हैं, ये पार्टिसिपेट नहीं करते रिएक्शन में, प्रोवाइड करते हैं सरफेस फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये असर्शन हो गया और ये मेरे पास रीज़न हो गया, तो यहाँ से असर्शन रीज़न आराम से आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो दिया है वो वही चीज़ दी हुई है जो मेरे पास हमने PDF में पढ़ा दी है कि कौन सा कब रहता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा रहेगा वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा, रिड्यूसिंग पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, वही है, ठीक है। इसमें बस ये याद रखना, मोस्ट नेगेटिव वाला SRP है तो ये मेरे पास लोएस्ट हो जाएगा, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये मेरे पास मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसका हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है। इसके ऊपर वाले का पॉजिटिव है, इसके नीचे वालों का सारों का नेगेटिव है, ठीक है। इसमें से समझ में नहीं आया क्योंकि इसमें वो ऑर्डर में नहीं लिखा है, उनका जो PDF है उनमें जो ऑर्डर लिखा है वही वाले PDF का ऑर्डर फॉलो करोगी, ठीक है, और उससे सारे क्वेश्चन बन भी जाएंगे जो भी रिड्यूसिंग और इस वाले से आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर वही है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट याद रखना है कि जो नर्स्ट इक्वेशन में E ऑफ सेल होता है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ द Zn2+ आयन। इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन आयन एंड डिक्रीज
increase in the concentration of Zn2 plus ion। देखो फॉर्मूला क्या होता है, E ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस Nrt बाई एफ, वही Zn2 प्लस अपॉन में Cu2 प्लस। तो यहाँ पे Zn2 प्लस और Cu2 प्लस के आयन के कॉन्सेंट्रेशन पे ये डिपेंड करता है। ये इस पे क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो Zn2 प्लस अगर हम बढ़ाएंगे तो E ऑफ सेल क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, और इसको अगर बढ़ाएंगे तो E ऑफ सेल क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि इनके कॉन्सेंट्रेशन पे भी ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन है, तो इसमें बस वही जो यहाँ पे रीज़न लिखा है, स्टेटमेंट जो मैंने हाईलाइट किया वो समझ लो। आफ्टर सम टाइम वी शैल नॉट नोट दैट देयर इज़ नो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस एंड Zn2 प्लस आयन एंड एट द सेम टाइम वोल्ट मीटर गिव जीरो रीडिंग। तो जब मेरे पास पूरा वो हो जाता है, मतलब पूरी रिएक्शन हो जाती है, उस टाइम पे इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता, उस टाइम पे मेरे पास वोल्ट मीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज़ ई नॉट ऑफ सेल 0.0591 अपॉन में एन लॉग के सी, वही चीज़ थी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस, ठीक है। केसी का फॉर्मूला बनाए तो यही तो बनाओगी, ई नॉट ऑफ सेल इनटू एन अपॉन में 0.059, जिसको 0.06 लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही बेसिक फॉर्मूले जो वहाँ पे हमने पढ़े हैं वही है, बस एक बार इसमें ये समझ लो कि क्या क्या दिया हुआ है। देखो अब हमने क्या, अभी हमने जब वो वाला उसमें भेजा था तो क्या बताया था कि जब भी फॉर्मूले में जैसे ए से A2 प्लस जा रहा है, ए से 3 प्लस जा रहा है, तो ऐसी रिएक्शन में हम डायरेक्टली E1 प्लस E2 करके E3 के बराबर नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि जो ई ऑफ सेल होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, लेकिन डेल्टा जी जो होती है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है किस पे, नंबर ऑफ मोल्स पे। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा G3 इज इक्वल्स टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, माइनस Nrt यहाँ पर ये फॉर्मूला रहता है, ठीक है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करवा दी हूँ, तो बस वैसे ही करना है, बस ये समझ में आना चाहिए कहाँ पे हमको ई ऑफ सेल E1 प्लस E2 करके करना रहता है और कहाँ पे डेल्टा G करके करना रहता है, ठीक है। अब ये जो इसके इंटेक्स्ट के क्वेश्चन है, ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये तीनों इंटेक्स्ट के क्वेश्चन ज़रूर कर लेना, ठीक है, और ये करके मुझे भेजना ये तीनों का सॉल्यूशन, ठीक है। अब वो जो मेरे पास आता है कंडक्टेंस वाला पूरा पार्ट, वो यहाँ से स्टार्ट होता है, वही चीज़ है रेजिस्टेंस एल अपॉन में ए, दैट इज़ रो एल अपॉन में ए। जो मेरे पास रेजिस्टिविटी है ओम सेंटीमीटर है, यहाँ पे ये याद रखना जो लिखा हुआ है, दैट इज़ क्या लिखा है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ये एंड इट इज़ रिप्रेजेंट मेजर्ड इन ओम विच इज़ इन टर्म्स ऑफ SI बेस यूनिट इज़ इक्वल्स टू दिस, ठीक है। ये कभी भी पूछ के बोल सकता है कि ओम किसके इक्वल है, तो ये याद रखना कि kg मीटर स्क्वायर अपॉन में S की पावर 3 A की पावर 2, ठीक है, इसके इक्वल है मेरे पास ओम की वैल्यू, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। फिर रेजिस्टिविटी वही दिया है, इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस जो वो होता है दैट इज़ कंडक्टेंस, वो दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये चीज़ है जो कहीं पे भी अभी तक नहीं है PDF वगैरह में, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, मेटल्स एंड देयर एलॉयज हैव वेरी लार्ज कंडक्टिविटी एंड आर कॉल्ड कंडक्टर्स, ठीक है। जिनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। सर्टेन नॉन मेटल्स लाइक कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट एंड सम ऑर्गेनिक पॉलीमर्स और ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टिंग सब्सटेंस लाइक ग्लास, सेरेमिक एक्सेट्रा है वेरी लो कंडक्टिविटी आर नोन एज इंसुलेटर। तो जो कंडक्टर है उनकी कंडक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है, और जो इंसुलेटर है उनकी कंडक्टिविटी क्या है, लो है। Substance like silicon, doped silicon and gallium arsenide have conductivity between conductors and insulators and called semiconductors. Semiconductors के एग्जाम्पल क्या हैं, सिलिकॉन, डोप्ड सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड, और इनकी कंडक्टिविटी जो होती है किसके बीच में होती है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में होती है, ठीक है। सर्टेन मटेरियल्स आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स बाई डेफिनेशन दैट हैज जीरो रेजिस्टिविटी और इन्फिनाइट कंडक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डायरेक्टली पूछेगा कि सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो उनकी जीरो रेजिस्टिविटी होती है, इन्फिनाइट कंडक्टिविटी। क्या बोलेगा, इन्फिनाइट रेजिस्टिविटी, जीरो कंडक्टिविटी, या इन्फिनाइट रेजिस्टेंस, जीरो कंडक्टेंस। तो ये अच्छे से ध्यान रखना है कि जीरो रेजिस्टिविटी होती है, इन्फिनाइट कंडक्टिविटी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, डायरेक्टली CUET में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब याद रखना कि सुपर कंडक्टर में जीरो रेजिस्टिविटी होती है, इन्फिनाइट कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। अर्लियर ओनली मेटल्स एंड द एलॉयज एट वेरी लो टेम्परेचर वर नोन टू बिहेव एज सुपर कंडक्टर, बट नाउ अ डेज नंबर ऑफ सेरेमिक मटेरियल्स एंड मिक्सड ऑक्साइड आर ऑल्सो बिहेव्स टू सुपर कंडक्टिव एट टेम्परेचर, ठीक है। तो पहले बस मेटल्स ही बिहेव करते थे, अब मेरे पास ये भी बिहेव करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल पे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम पे, टेम्परेचर पे, इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो याद रखना है कि कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है। ये जो पॉइंट्स हैं, ये वाला पूरा ये
उनके पीडीएफ में नहीं लिखा है, तो ये एनसीईआरटी से ही ध्यान रखना है क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं कभी भी। तो कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है? नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल पे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम पे, टेम्परेचर के इन्वर्स में। दैट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो ये डिक्रीज़ करता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हैं, क्या? व्हेन इलेक्ट्रोलाइट्स आर डिसॉल्व, जो मेरे पास कंडक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड पे, साइज ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड एट इट्स सॉल्वेशन पे, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी पे, कंसनट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पे। टेम्परेचर के साथ ये इंक्रीज़ करती है, ठीक है। तो कंडक्टिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड कंडक्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ से लिख लेना, ठीक है, कि कंडक्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंडक्टिविटी जो होती है दैट इज़ इन्वर्सली, ये कंडक्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और जो कंडक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और कौन किस पे डिपेंड करता है? ये 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, ये 5 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके पीडीएफ में नहीं लिखा है, इसको ऐड ज़रूर कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, इसके आगे वही फार्मूला, दैट इज़ कप्पा इज इक्वल्स टू जी इंटू जी स्टार। जी स्टार जो होता है दैट इज़ द सेल कांस्टेंट और ये होता है जो कंडक्टेंस, ठीक है। अपोजिट लिख दिया है, जी स्टार जो होता है दैट इज़ द सेल कांस्टेंट और ये जो होता है दैट इज़ द कंडक्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्या लिखा है? द कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट इन द सेम सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर डिफर्स ड्यू टू चार्ज एंड साइज ऑफ द आयंस in which they dissociate, the concentration of ions, or ease with which the ions move under a potential gradient. It therefore becomes necessary to define a physically more meaningful quantity called molar conductivity. कंडक्टिविटी हमने क्या पढ़ी है? 2 तरह की होती है, मोलर और इक्वलेंट। वही चीज़ बता रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी कप्पा अपॉन में सी, इक्वलेंट कंडक्टिविटी कप्पा अपॉन में एन, ठीक है। उस पर बेस्ड यहाँ पर उस पर क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? वही वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। अभी हमने कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का वेरिएशन देखा विद टेम्परेचर। जो कंडक्टेंस था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था और जो कंडक्टिविटी था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ठीक है। अब हम वेरिएशन देख रहे हैं मोलर और इक्वलेंट कंडक्टिविटी की। जो कंडक्टिविटी होती है वो हमेशा डिक्रीज़ करती है विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन बोथ फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है कौन सी कंडक्टिविटी, मतलब ये जनरली कंडक्टिविटी के बारे में बात कर रहा है। तो कंडक्टिविटी की अगर बात करें तो वो हमेशा डिक्रीज़ करती है विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी द करंट इन अ सॉल्यूशन डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट असर्शन रीज़न है कि कंडक्टिविटी हमेशा डिक्रीज़ करती है विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन बोथ फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम रहते हैं जो कैरी करते हैं वो सॉल्यूशन में डिक्रीज़ हो जाते हैं ऑन द डाइल्यूशन, ठीक है। तो कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों में डिक्रीज़ होती है। अब यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी क्या लिख रहा है? इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। मतलब मोलर कंडक्टिविटी जब डाइल्यूशन इंक्रीज़ करेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे तो इंक्रीज़ होगी, और कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ करेंगे तो इंक्रीज़ होगी। डाइल्यूशन क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन है, वही चीज़ तो यहाँ पे लिखी है तो वो है, ठीक है। जब कंडक्टिविटी अप्रोचेस करती है ज़ीरो को तब मोलर कंडक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। जो लैम्डा एम जो यहाँ पे साइन लगता है डॉट का, दैट इज़ द इन्फिनिटी को, ठीक है, डिनोट करता है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मेरे पास जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं दैट इज़ लैम्डा एम, लैम्डा एट इन्फिनिटी दैट इज़ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए सी हाफ दैट इज़ रूट, ठीक है। ए जो होता है, ये सी जो होती है दैट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन जो रूट में होती है। अब देखो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ द ए फॉर अ गिवन सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट इज द चार्जेस ऑन द केटाइन एंड द एनाइन प्रोड्यूस्ड इन द डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ए है, कांस्टेंट है, वो मेरे पास किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। जो चेंजेस चार्जेस होते हैं केटाइन और एनाइन प्रोड्यूस होते हैं डिसोसिएशन के टाइम पे, उस पे मतलब जो कांस्टेंट ए है वो डिपेंड कर रहा है मेरे पास कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे NaCl प्रेजेंट है तो वो 1 इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 एनायन है, 1 कैटायन है। जो मेरे पास दूसरा है दैट इज CaCl2, इसमें मेरे पास क्या है? एक 1 है और 2 है। 1 इलेक्ट्रोलाइट, ये 2 इलेक्ट्रोलाइट है। इसमें 2 मेरे पास क्या है? Cl है और एक मेरे पास क्या है? Ca, तो ये हो गया 2 इलेक्ट्रोलाइट। अब जो Mg है और SO4 है ये मेरे पास 2 इलेक्ट्रोलाइट क्यों है? क्योंकि Mg पे चार्ज क्या होता है? 2 होता है, SO4 पे चार्ज क्या होता है? 2 होता है। तो ये हो गया 2 इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आया क्या मतलब है? यहाँ पे क्या बोल रहा है? जो वैल्यू है कॉन्स्टेंट ए की वो डिपेंड करती है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? चार्जेस जो केटायन और एनायन पे प्रेजेंट है। Na पे चार्ज क्या होता है? +1 होता है,
तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। Cl पे चार्ज क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो गया 1। जो Ca है दैट इज़ कैल्शियम, कैल्शियम पे चार्ज क्या होता है, 2 होता है, दैट इज़ 2। और क्लोरीन पे चार्ज क्या होता है, 1 होता है, दैट इज़ 1। Cl2 है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस पे चार्ज 2 हो गया, इस पे चार्ज 1 ही रहेगा, मतलब एक ही एलिमेंट का कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ? इस मेरे बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर इक्वेशन जो हमने इक्वेशन पढ़ी है दैट इज़ लैम्डा m इज़ इक्वल्स टू लैम्डा इन्फिनिटी माइनस ए डेल्टा सी, ठीक है। इसमें हमें पता है जो ये है दैट इज़ मेरे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, ये जो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है, ये मेरे पास क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। इसमें चेंज क्या हो रहा है, बस ये हो रहा है, ठीक है, ए। अब ये मेरे पास क्या है, कोई कांस्टेंट है। अब ये जो कांस्टेंट है इसके बारे में मेरे पास बात क्या बताई जा रही है, इसके बारे में हमें ये पता चल रहा है कि ये जो ए कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, इसका मतलब क्या है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करने का मतलब ये है कि ये उसके चार्जेस पे डिपेंड करता है। और किसके चार्जेस पे डिपेंड करता है, एनायन और कैटायन के चार्जेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मेरे पास क्या था, NaCl था, तो NaCl को हम क्या बोल रहे हैं, 1 1 इलेक्ट्रोलाइट बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ पे Na पे चार्ज क्या हो गया, +1 हो गया, क्लोरीन पे चार्ज क्या हो गया, 1 हो गया, तो 1 1 हो गया। जब हम CaCl2 की बात कर रहे हैं तो CaCl2 मेरे पास क्या है, CaCl2 है मेरे पास कैल्शियम। कैल्शियम पे चार्ज क्या होता है, 2 होता है। क्लोरीन पे चार्ज क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो गया 2 1 हो गया, ठीक है। अब जो तीसरा दिया है दैट इज़ MgSO4। MgSO4 में क्या है, Mg पे चार्ज क्या होता है, +2 होता है, SO4 पे चार्ज क्या होता है, -2 होता है। तो ये कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हो गया, 2 2 इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की है कि NaCl 1 1 इलेक्ट्रोलाइट है, CaCl2 2 1 है, MgSO4 2 2 इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। ऑल इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप हैव द सेम वैल्यू फॉर ए, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रोलाइट पर्टिकुलर टाइप के रहेंगे उनमें मेरे पास वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। जैसे BaCl2 है, तो BaCl2 मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल लिखा है ना, तो Ba पे चार्ज क्या है, +2 है, Cl पे 1 है, तो ये 2 1 इलेक्ट्रोलाइट हो गया, तो ये इसके सेम हो गया, ठीक है। इस तरह से हमें करना है। यहाँ पे जो एक और लाइन लिखी है दैट इज़ कॉन्सेंट्रेशन ए डिपेंड ऑन सॉल्वेंट टाइप, टेम्परेचर, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन या डाइल्यूशन कंडक्टेंस इंक्रीज करता है, कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो ही मेजर करके मतलब पूरे का वो सम अप करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो दिया हुआ है, ये मेरे पास कैटायन एनायन का जो ये टेबल है, ठीक है। ये पूछ लेते हैं, ये जब आकाश में टेस्ट होते थे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आता था लैम्डा को कंपैरिजन करने वाला। तो यहाँ पर यही वैल्यूज़ दिए हैं, इसको ध्यान से उसी वैल्यूज़ के बेसिस पे ये है, ठीक है। और ये वैल्यूज़ कैसे हैं, एक्सपेरिमेंटल डाटा है, तो इनको अगर लर्न कर सकती हो तो कर सकती हो, वरना छोड़ सकती हो, क्योंकि ये टेस्ट वगैरह में ही आते हैं जो कोचिंग वगैरह लेते हैं, बाकी तो वैसे नहीं आते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो दिया हुआ है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑब्टेन बाय यूजिंग कॉरलॉफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है। इसके बारे में आगे दिया होगा, सेकेंड, हाँ एप्लीकेशन। यहाँ पे बस यही आता है, अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा, ये मोलर कंडक्टिविटी अपॉन में मोलर कंडक्टिविटी इन्फिनाइट डाइल्यूशन, के इज इक्वल्स टू C⁴² 1 माइनस अल्फा। इसके बेसिस पे क्वेश्चन 1 2 हैं, वो भी नीट के PYQ में। CUET में इस पे आने की प्रोबेबिलिटी को हम बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर जो हो जाता है कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा हो जाता है इस वजह से, ठीक है। तो यही इतना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों क्वेश्चन NCERT के इंटेक्स्ट के कर लेना, ठीक है। वही है जहाँ पर मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी होता है वहाँ पे मोल्स कंसिडर करते हैं, जहाँ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है वहाँ पे मोल्स कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट वाला अगर स्टार्ट हो जाता है तो इसमें कुछ नहीं है, फैराडे लॉ फर्स्ट और सेकंड डायरेक्टली स्टेटमेंट दी हुई है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे होता है, जो रिडक्शन होता है वो कैथोड पे होता है, ठीक है। प्योर कैथोड को हम नेगेटिव मानते हैं, इम्प्योर कॉपर एनोड को हम पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। और तो कुछ नहीं है, और जो मैंने प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में लिखवाया है, ठीक है, वही वाला ध्यान रखना। बाकी इसमें तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि NCERT में बहुत मिक्स मैच करके लिखा हुआ है। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जैसे मैंने लिखवाया है उनको याद रखना। अब यहाँ पे ये जो बैटरीज़ वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें यही जो बैटरीज़ की इक्वेशन दी है कि यहाँ पे Zn से Zn2+ और ये बनता है, कैथोड ये है, प्राइमरी बैटरीज़ ये मेरे पास जो दी है
प्राइमरी बैटरीज़ में ये, ठीक है, एग्जांपल में। अब यहाँ पर ये जो इस पे दिया हुआ है कि ये पेस्ट ऑफ HgO यूज़ होता है और रिड्यूसिंग एजेंट Zn है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में HgO है और ये रिएक्शन जो दी है, ठीक है। असर्शन रीज़न यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट आता है। द सेल पोटेंशियल इज़ अप्रॉक्सिमेटली 1.35 वोल्ट एंड रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ एज द ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन सॉल्यूशन हुज कॉन्सेंट्रेशन कैन चेंज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि कौन सा ऐसा सेल है जिसका मेरे पास जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो वो कौन सा सेल है? दैट इज़ द मरकरी सेल, ठीक है। मरकरी सेल का जो मेरे पास पोटेंशियल होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। और क्यों कांस्टेंट रहता है? क्योंकि इसमें ओवरऑल रिएक्शन में कोई भी आयन इन्वॉल्व नहीं रहते, इस वजह से कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। असर्शन रीज़न का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आया है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। सेकेंडरी बैटरीज़ में आओगी तो ये मेरे पास इक्वेशंस दी हैं जिसको ध्यान रखना है। इसमें ये जो इक्वेशन है, ऑन डिस्चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज सेल और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 डिक्रीज़ करता है और चार्जिंग के टाइम पे Pb फॉर्म होता है, H2SO4 भी फॉर्म होता है, ठीक है। तो चार्जिंग के टाइम पे फॉर्मेशन होता है और डिस्चार्जिंग के टाइम पे रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। जब ये जो रिएक्शन यहाँ पे इक्वेशन दी है वो डिस्चार्जिंग की दी हुई है, इस वजह से यहाँ पे बोला है अगर चार्जिंग की चाहिए तो रिएक्शन को रिवर्स कर दो। तो चार्जिंग में क्या हो जाएगा? 2PbSO4 + 2H2O that gives Pb plus PbO2 plus 2H2SO4, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास ये फ्यूल सेल आ जाता है जिसको हम गैल्वेनिक सेल का ही पार्ट बोलते हैं। इसकी यहाँ पे जो डेफिनेशन है दैट इज़ एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल एक्सेट्रा डायरेक्टली कन्वर्ट करती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसको हम फ्यूल सेल कहते हैं। मोस्ट सक्सेसफुल ये सेल है जिसको यूज़ किया गया था अपोलो स्पेस प्रोग्राम में, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट इज सेल एफिशिएंसी के लिए हम यूज़ करते हैं ΔG/H। अब यहाँ पे कोरोजन है तो ये वाला बस इक्वेशन ध्यान रखना, यही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है दैट इज़ 2Fe2 प्लस दैट गिव्स 2H2O प्लस 2H2O प्लस हाफ O2 दैट गिव्स Fe2O3 दैट इज़ इन द सॉलिड स्टेट, ठीक है। कई बार पूछता है। ओवरऑल सेल रिएक्शन ये जो बनती है वो चीज़, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन में कैसे प्रिवेंट करते हैं तो उसके जो यहाँ पर मेथड दिए हैं, प्रिवेंट द सरफेस ऑफ द मेटालिक ऑब्जेक्ट टू कम इन कॉन्टैक्ट बाय सिफनॉल यूज़ किया जाता है, कवरिंग विद द सरफेस ऑफ पेंट, कवर कर दो अदर मेटल से, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड यूज़ कर लो, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया कोरोजन और यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट पार्ट बहुत ज़्यादा वाला था वो वही सेल कॉन्स्टेंट के बारे में था और जितने स्टेटमेंट बताई हूँ वो स्टेटमेंट बस कर लेना, ठीक है। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। जितना है कम रिसोर्स यूज़ करोगी उतना बेटर है, जितना ज़्यादा रिसोर्स की तरफ भागोगी उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, उतना कम होगा। सारे चैप्टर्स में एक ही सीक्वेंस फॉलो करना है, सबसे पहले उनके नोट्स पढ़ो, दूसरे नंबर पे NCERT रीड करो जो अभी मैंने भेज दी है, ठीक है। फिजिकल के हो जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे करके, और जो NCERT है इनऑर्गेनिक वगैरह की उनकी रिवाइज करो, तीसरे स्टेप में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। इतने से केमिस्ट्री हो जाएगी। केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा जो फिज़िकल में भी है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें चीज़ों को ध्यान रखो क्योंकि हम लोग जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव अलग है, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कैलकुलेशन और ये इन सब पे नहीं आएगा। उस पे वो लोग लर्निंग पावर चेक करते हैं, एफिशिएंसी चेक करते हैं कि आप कितनी एफिशिएंटली क्वेश्चन कर पा रहे हो। कितने 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करने हैं तो उसमें वो कितना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बना देंगे। वो ऐसे ही क्वेश्चन बनाएंगे, बस आपका रिवीजन पावर क्या है, आप कितने अच्छे से चीज़ों को ग्रैस्प कर पा रहे हो, किस तरह से बिहेव कर रहे हो उस वो वाले सिनेरियो में, वो सब चेकिंग होती है, ठीक है। तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत नहीं है, जो करवाती हूँ क्वेश्चन वो कर लो, NCERT और उनके नोट्स, इतने से हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब धीरे धीरे क्वेश्चन करोगी तभी कॉन्फिडेंस आएगा कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। ठीक है।